नमस्ते। मैं ईशा देवरुखकर, आप सभी का मलखम कट्टा पे फिर से एक बार स्वागत। हमेशा की तरह आज हम लोग नए गेस्ट, नए विषय और उनके अनुभव शेयर करने वाले हैं मलखम कट्टा के ऊपर। तो आज का विषय ऐसे ही एक अनोखा और अलग विषय लेके हम लोग आपके पास आए हैं। तो आज का विषय है इंटरेक्शन विद एल्डर मलखम प्लेयर। अभी तो फिलहाल मलखम के कॉम्पिटिशन्स भी हुए थे अबाउट 30 प्लस महिलाओं के लिए और 30 प्लस पुरुषों के लिए। तो ये कॉम्पिटिशन्स अभी 11-12 दिसंबर को ऋतुराज एकेडमी स्पोर्ट्स आयोजित यशवंत चषक करके हुई और ये मुंबई में कॉम्पिटिशन्स हुई। उसमें बहुत ही बड़े लोगों ने भी पार्टिसिपेट लिया था, जिनका एज 59, 60, 30 के ऊपर है, 35 के ऊपर है। ऐसे बहुत सारे एजेड लोगों ने भी मलखम कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया था और बहुत ही अच्छा लगा वो देख के, उनका वो जोश देख के बहुत अच्छा लगा, मजा आया कंपटीशन में। तो अभी रमेश इंदोलिया सर ने भी बोला है इनकी प्रतियोगिता होने वाली है, तो सबको और एक चांस मिलने वाला है कुछ कर दिखाने का। तो आज हम लोग ऐसे ही वो कॉम्पिटिशन्स में जो टॉप के प्लेयर है, जो फर्स्ट प्राइज विजेता है, ऐसे अश्विन रावल सर को में उन्हें फर्स्ट प्लेस मिला ये कंपटीशन में पुरुषों के एज ग्रुप में। तो मैं उन्हें मलखम कट्टा पे स्वागत करती हूँ। अश्विन सर, आपका मलखम कट्टा पे स्वागत है। धन्यवाद ईशा देवरुखकर जी। मलखम कट्टा पे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत मलखम कट्टा का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। और उस तरह से महिलाओं में भी फर्स्ट प्लेस तो मुझे ही मिला, ईशा देवरुखकर। तो मुझे बहुत गर्व फील होता है कि फिर से कंपटीशन चालू हुई, कुछ एक मौका मिला हम लोगों को कुछ कर दिखाने का। प्रैक्टिस तो हम लोग नॉर्मल फिटनेस करते हैं, लेकिन रोप करना मलखम करना कुछ अलग बात है, उसमें मजा ज्यादा आता है। मेरी दोस्त वैशाली खेड़कर जोशी, उन्हें द्वितीय प्लेस का प्राइज मिला है। तो मैं उन्हें भी मलखम कट्टा पे वेलकम करती हूँ। वैशाली जी, आपका मलखम कट्टा पे स्वागत है। धन्यवाद ईशा। मलखम कट्टा में बुलाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इस तरीके के इनिशिएटिव होते रहने चाहिए और इस तरीके की वीडियोस जब लोग देखते हैं तो मलखम उनके और नज़दीक पहुंचता है और इंस्पिरेशन बढ़ सकती है। आपका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मलखम कट्टा का। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू वैशाली मैडम। अभी हम लोग उनका थोड़ा सा अनुभव शेयर करने वाले हैं कि कंपटीशन में उन्हें कैसे लगा, क्या फील हुआ। तो मैं पहला सवाल अश्विन जी आपको पूछना चाहती हूँ। आपने पहले बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले हैं और आप नेशनल प्लेयर भी हो चुके हो। आई थिंक सो आपने शोज भी किए हैं। तो अभी आप मलखम कर रहे हो और तभी करते, तो इसके बीच में कुछ ब्रेक हुआ था कि आप कंटिन्यूअस मलखम कर रहे हो? पहले तो मैं मलखम नेशनल प्लेयर हूँ और उसके पहले बाद में मैंने जब मलखम स्टार्ट किया, हमारे जो शो स्टार्ट हुए, तो मलखम में मैंने पूरा वर्ल्ड टूर किया हुआ है। लेकिन लास्ट जो 3-4 साल से और बीच में जो 2 साल का जो अपना लॉकडाउन लगा, उससे मैं मलखम पूरी तरह से बंद था। उससे मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं करने मिली, कुछ नहीं। फिर भी मतलब एज इट इज, मतलब थोड़ा बहुत कुछ एक नया एलिमेंट आया था, बोलते हम कैलिस्थेनिक्स, तो थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। मलखम पे किया तो मलखम पे तो मेरे को थोड़ा बहुत मतलब ट्रेनिंग में थोड़ा मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट लगा फिर। लेकिन मैं मलखम पे जो बेसिक एलिमेंट अपना जो है, जो दसरंग, पगली, रेल, उसके अंदर मेरा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ। तो बस अभी लॉकडाउन के बाद से जो 2-3 बार मैंने अभी किया है प्रैक्टिस, बस उसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट लग रहा है। अश्विन जी, आप प्रैक्टिस में इतना नहीं थे, तो थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ था। तो अभी फिर से जब भी आपने मलखम किया तो आपको कुछ कठिनाई आई या आपने इजीली वो अचीव किया? नहीं, जब वापस से प्रैक्टिस चालू हुई, ट्रेनिंग कहीं पे कम लग रहा था। मतलब थोड़ा बहुत अगर अपन 2-10 रन मार रहे तो वहाँ पे मतलब थकावट लग रही थी। लेकिन फिर भी जब प्रैक्टिस कंटिन्यू, मतलब प्रैक्टिस में वापस आने का, मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कंटिन्यूटी में जाने का लगा था। जी सर जी। थैंक यू अश्विन जी। मैं अगला सवाल वैशाली जी आपको पूछना चाहती हूँ। आप एक महिला हो तो घर में बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, बच्चों की जिम्मेदारी रहती है। तो बच्चों, एक घर, अपनी फैमिली संभाल के आपने कैसे प्रैक्टिस मैनेज की? अब जॉब भी करते हो आई थिंक सो,
तो आपने ये सब संभाल कर अपना टाइम कैसे मैनेज किया, वैशाली? मैं आर्किटेक्ट हूँ और एक कॉलेज में डीन के तौर पे काम करती हूँ, डिजाइन इंस्टीट्यूट में। तो लगभग 3 से 4 दिन हफ्ते में मुझे कैंपस पे रहना पड़ता है, लेकिन मुझे जो 3 शामें मिलती है मुंबई में, वो मैं मलखाम के साथ बिताना पसंद करती हूँ। तो हाँ, फैमिली में और महिलाओं को ही नहीं, सब लोगों को अपने अपने फैमिलीज का जिम्मेदारियां रहती है। तो आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड, जिम्मेदारियां अलग होती है। जब मैं बचपन में खेलती थी या कॉलेज में खेलती थी, तो नेचुरली स्टूडेंट के तौर पे तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारियां नहीं रहती है, तो हमें जैसे चाहे शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन अभी बीच में मैंने लगभग 29 साल मलखम नहीं किया था। मैंने 1992 या 93 में मलखम की लास्ट कंपटीशन स्टेट लेवल खेला था। उसके बाद में अभी जस्ट 3-4 महीने पहले मैंने मलखम शुरू किया, और मैंने जैसे ही मलखम शुरू किया 15-20 दिनों में ही ऋतुराज ने ये कॉम्पिटिशन्स का ऐलान किया था। तो इट वाज अ राइट टाइम, राइट प्लेस। सही बात कही आपने। अब हम लोगों को एक मौका ही चाहिए था कॉम्पिटिशन्स खेलने के लिए, और वो ऋतुराज ने हम लोगों को दिया। बहुत ही अच्छी बात है। और आपने भी इतने सालों के बाद रोप मलखम किया, तो आपको कुछ ऐसे कठिनाई आई क्या? रोप लग रहा है, कुछ ऐसे आपको, आपका कुछ? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 29 साल बहुत ज्यादा होते हैं, और इतने सालों के बाद फिर से रोप मलखम करना शुरू में डेफिनेटली मुश्किल था, क्योंकि रोप चढ़ने के बाद जो हेवीनेस फील हो रहा था, जो आसानी से मुझे लग रहा था, मतलब दिमाग में बहुत चलता है कि मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, लेकिन रियलिटी में वैसा नहीं होता है। जब आप एक्चुअली करना शुरू कर देते हो, तो आपकी उम्र का पता आपको आपका शरीर बिल्कुल देता है। तो पहले तो मेरा सबसे पहला काम ये था कि मुझे मेरी खुद की हेवीनेस जो है वो कम फील होनी है। लोगों को कुछ भी दिखे, लेकिन मुझे अंदर से जो लाइटनेस चाहिए था, वो लाने के लिए मैंने पहले कोशिश की। उसके लिए काफी सारे एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग जो हम जनरली करते हैं, मतलब शुरू में जो हम वार्म अप करते हैं, और सालों से कर रही थी मैं पहले जब प्लेयर थी तब, तो वो वार्म अप करते करते ही मैं थक जा रही थी, तो वही मेरे लिए एक्सरसाइज बन रहा था। तो लेकिन कहते हैं ना कि जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो बार बार, तो जो आपका फाइनल प्रैक्टिस है वो आपको थोड़ी दिनों के बाद वो वार्म अप लगने लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही मेथोडिकली मैंने मेरा प्रैक्टिस प्लान किया था, क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू करने की मेरी एज नहीं है, ये मुझे एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो कॉन्शियस रह के मैंने प्रैक्टिस प्लान की। सही बात कही मैडम आपने कि हम लोगों को कुछ चांस ही चाहिए होता है कॉम्पिटिशन्स के लिए, और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन रोप का प्रैक्टिस, रोप का फिटनेस और फ्लोर फिटनेस, इसमें बहुत डिफरेंस रहता है। इनफैक्ट मलखाम वो मलखाम है, और बाकी के सब गेम वो बाकी के सब में, फिटनेस वो मलखाम का फिटनेस अलग ही होता है। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ मलखाम कट्टा के द्वारा कि सबने कॉम्पिटिशन्स के लिए नहीं, लेकिन अपने फिटनेस के लिए तो मलखाम जरूर करे। इसमें आपका फिटनेस भी हो जाएगा, बॉडी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, बहुत सारे फायदे हैं मलखाम के। तो अगला क्वेश्चन मैं अश्विन सर आपको पूछना चाहती हूँ। हम लोग बचपन से मलखाम करते हैं, आपको तभी हम लोग बच्चे थे, तभी हम लोगों को पता नहीं था कि थियरी क्या है, थियरी का इतना पता नहीं था। जब भी हम लोगों के कोच जो बोलते थे वो हम लोग करते थे, चलो उधर से जंप करो, उधर से जंप करो, हम लोग बिंदास करते थे। लेकिन अभी थोड़ा थियरी का नॉलेज भी आया है, ABC एलिमेंट्स पता है हम लोगों को कि क्या करना है, उसका कितना महत्व है, कौन सा एलिमेंट का कितना महत्व है। तो अभी आपको थियरी भी पता है और आपको प्रैक्टिकल भी पता है, तो इसका आपको आपके परफॉर्मेंस में कुछ इफेक्ट हुआ है क्या? जी सर जी, इसमें तो प्रैक्टिकल और थियरी पे बहुत परफॉर्मेंस पे मतलब बहुत ही मतलब डिफरेंस का था। इसमें जब आप लोग बचपन में प्रैक्टिस करते थे तो आप लोग कुछ पता नहीं था कि मतलब इसका उसका डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन अब जो प्रैक्टिकली और अभी जो पता चला अपने को थियरी, वो उसी तरह हम जो अभी प्रैक्टिस में कर रहे हैं, जो उसको यूज कर रहे हैं, तो बहुत मतलब अपने को पता चलता है कि कहाँ पे वेरिएशन होना चाहिए, कहाँ पे बेसिकली स्टैंडिंग बढ़ना चाहिए। यस, हम लोगों को थोड़ा नॉलेज प्रैक्टिकल का भी रहता है और थियरी का रहता है, तो अपने आप अपने
परफॉर्मेंस में चेंजेस होते हैं, हम लोगों को वो कितना इम्पोर्टेंस है एलिमेंट, उसकी वैल्यू वो पता होती है और हम लोग उस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं। अगला सवाल वैशाली जी मैं आपको पूछना चाहती हूँ, हम लोग तभी हम लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग वो बहुत अच्छा रहता था, और कुछ एज के बाद आफ्टर डिलीवरी हार्मोन्स हम लोगों के चेंज होते हैं महिलाओं के, तो अभी का स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत सारा फर्क पड़ता है। और मीन्स तभी का हम लोग आराम से वृश्चिकासन खींच सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो करने के लिए। बाइसिकल आराम से कर सकते थे, लेकिन अभी उतना कंपेयर टू उतना नहीं होता है। तो अभी के जो लोग हैं, तो उन लोगों के आप क्या सलाह दोगे उनके लिए कि कैसे आप अपना सेट का प्रिपरेशन करोगे, कैसे सेट बिठाओगे, कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो इस हिसाब से आप उसका थोड़ा सा। हाँ जरूर। मैंने जैसे मैंने बोला कि लगभग 29 साल बाद मैंने फिर से मलखम शुरू किया, तो बीच में मेरे प्रोफेशन की वजह से, और जैसे आपने पहले भी कहा कि फैमिली की वजह से और बाकी जिम्मेदारियों की वजह से कई साल ऐसे गए जिसमें मैंने फिटनेस के लिए कुछ भी नहीं किया था। तो मलखम करने से पहले 1 आध साल जब मैंने फिटनेस की ओर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि जब मैं प्लेयर थी, हमारा ये टाइम था, नेशनल खेल चुके हैं, ये सारी बातें एक तरफ है, और अभी तुम क्या हो, अभी तुम्हारी फिजिकल कैपेसिटीज क्या है, और अब तुम क्या हो, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना अगर शुरू करते हो तो करने के लिए बहुत कुछ है। जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, इस पे जब मैंने फोकस किया तब मुझे ध्यान में आया कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी 0 हो चुकी है, स्ट्रेंथ लेवल बिल्कुल डाउन हो चुकी है। एक थोड़ा सा डिप्रेशन का भी वक्त था कि ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं खुद के साथ, इतने साल मैंने खुद के और ध्यान क्यों नहीं दिया। लेकिन जब मैंने ठान ली कि नहीं, अब मुझे खुद का फिजिक वापस लाना है, फिर से मुझे मेरा पोस्चर चेंज होता देखना है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग करना है, तो इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और जब मैं खुद प्लेयर रह चुकी हूँ, उसके पीछे मुझे थ्योरी पता है, मुझे खुद का फिजिक पता है, और अगर मैं ही नहीं करती हूँ तो बाकी लोगों से तो हम उम्मीदें नहीं कर सकते। ये सब सोच के मैंने सब उसमें शुरुआत की, तो बिल्कुल 0 लेवल की तरह मैंने शुरुआत की। मतलब मैंने पूरा सरेंडर किया खुद को कि मुझे नहीं आता है, ये मुझे मान के चलना पड़ेगा। मुझे स्ट्रेचिंग रोज 1-1 इंच या 1-1 सेंटीमीटर या 1-1 मिलीमीटर बढ़ती हुई देखनी पड़ेगी, और वो एक तरीके का मेरे खुद के लिए एक बोलते हैं ना कि शौक था कि ये सब जा चुका है मेरे में से, वो वापस लाना इन इटसेल्फ वाज अ टास्क। लेकिन वो जो जर्नी है ना, वो बहुत ही आनंद देने वाली जर्नी थी कि मैं ये खुद कर सकती हूँ, और रोज का जो इम्प्रूवमेंट है और रोज की जो उसमें कुछ अचीव करने का जो एहसास होता है, वो मुझे लगता है कि मोर देन विनिंग द कंपटीशन, दैट जर्नी इज ब्यूटीफुल। सही बात कही मैडम आपने कि वो अचीव करने का जो एहसास होता है, वो खुशी होती है, वो बहुत ही हम लोगों को कहाँ से कहाँ लेके जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी की रही बात, तो वो तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ा सकते हो और उतनी ही करने की ट्राई भी कर सकते हो, और वो जरूर होगा। और अगला क्वेश्चन में अश्विन जी आपको पूछना चाहती हूँ, हम लोग बच्चे थे तभी थोड़ा सा हम लोगों को डर कम लगता था, और अब हम लोग बड़े हो गए तो डर ऐसे नहीं, लेकिन हम लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत कम हुआ होगा ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन कैसे रहता है, तभी सर ने कुछ भी बोला तो हम लोग कर लेते थे, कुछ सोचते नहीं थे, क्योंकि इतनी घर की और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के ऊपर नहीं थी, लेकिन हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, तो थोड़ा रिस्क फैक्टर ऐसे लगता है। कुछ कर रहे हैं तो डिफिकल्ट ऐसे नहीं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आ सकता है उसमें करते वक्त। तो इसलिए जब भी अभी बड़े लोग करते हैं तो उनके लिए आप क्या सलाह दोगे कि किस तरह से करना चाहिए? एलिमेंट्स है, रोप मलखम है, तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अश्विन जी। जैसे कि अपनी अब हमारी उम्र अभी थोड़ी बढ़ती जा रही है। जब हम बच्चे थे तो हम बिंदास कुछ भी करते थे, जैसे आपने कहा अभी, लेकिन बचपन में हम कुछ भी नहीं सोचते थे, क्योंकि हम बिंदास अगर कहीं पे लगा भी गया, कुछ भी गिरा है तो हमें पता है कि वो बाद में ठीक होना है।
लेकिन अब इस उम्र में अगर हमको कुछ लगता है या फिर कुछ होता है तो वो जल्दी उसका रिकवरी होना मुश्किल है, कि उसके लिए बहुत टाइम जाएगा। तो जैसे कि अभी आप किसी को अभी वापस मलखम स्टार्ट कर लो तो स्टार्ट करना है, देखो प्लानिंग भी करना है पहले, बाद में 10 रन फिर एक ही 10 रन मारना है, फिर उतरना है। अगर रोक के भी चढ़ना है पहले क्लाइंबिंग करना है। अगर हम आधी क्लाइंबिंग करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आधे क्लाइंबिंग तक जाके वापस से सेफली नीचे उतरना है। क्योंकि बचपन में हम फटाफट चढ़ जाते थे, रोके पर टच करके आते थे तुरंत तक, लेकिन अब उसका हमको ये सोच के करना है कि हमको 0 से स्टार्ट करना है, तो फिर आप आगे तक बढ़ सकते हैं। अच्छी से सलाह दी आपने अश्विन जी। और आई थिंक सो आपने कुछ इंडिया बुक रिकॉर्ड किया था 1 हैंड डस्टरंग का, उसके बारे में कुछ बताइए। जी जरूर। अभी जो लॉकडाउन लगा था उसके अंदर बेसिकली पूरा प्रैक्टिस पूरा ही बनता, मलखम पूरा ही बनता, लेकिन जब वापस से लॉकडाउन थोड़ा खुला तो वापस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चालू हुई। जब प्रैक्टिस चालू हुई मैंने जब भी आपको बताया कि प्लानिंग के बाद मैंने फिर वापस से 2-3 डस्टरंग मारना शुरुआत किया, जब लेकिन उसमें क्या थकावट शुरू हो गई, लेकिन थकावट कंटिन्यू स्टार्ट की। तब मैंने प्रैक्टिस किया कि 1 हैंड से भी ट्राई किया, तो 1 हैंड स्टार्टिंग में मेरा सिर्फ 1 और 2 जाता था, लेकिन जब प्रैक्टिस कंटिन्यूटी में गई 1 मंथ से 1.5 मंथ एंड 2 मंथ हुआ, तो कहीं पे जाके वो 1 हैंड डस्टरंग थोड़े उनका इंक्रीज उनका रेपुटेशन बढ़ गया। वहाँ पे मैं 10 तक आराम से मारने लगा। तब मेरे साथ मेरे जो दोस्त लोग मेरे साथ जो प्रैक्टिस करते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम टाइम लगा के अपन स्टार्ट करते हैं, तो ट्राई कर, मतलब उतना मारने का मैंने ट्राई किया। तो एटलीस्ट मतलब 1 मिनट तक ट्राई करता था, लेकिन जब वो 10 के ऊपर जाता ही नहीं था। लेकिन जब डेली कंटिन्यू में 1 वीक 1 मिनट लगा के तो प्रैक्टिस कंटिन्यू में वापस चालू किया, तब जाके कुछ मुझे लगा और आगे जाके उनको कॉपी कर एज अ 1 हैंड डस्टरंग मलखम पे। बहुत ही अच्छा विक्रम किया है आपने, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन में वैशाली जी आपको पूछना चाहती हूँ। हम लोग छोटे थे तभी अपने कोच हम लोगों को सिखाते थे, कोच कोई भी एलिमेंट बोलते थे वो हम लोग करते थे, करेक्शंस करते थे। लेकिन अभी थोड़े से बड़े होने के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद को लेनी पड़ती है शायद से। कोच नहीं रहते लेकिन हम लोगों के कलीग्स रहते हैं हेल्प देने के लिए, मीन्स कोई भी एलिमेंट्स करते वक्त। मुझे भी एक 15 दिन ही मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, 10-15 दिन पहले, लेकिन मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स हुआ। लेकिन सर को मैं हमेशा महेश सर को फोन करके उन्हें बहुत सताती थी, सर आज बहुत हेवी हुआ, बॉडी हेवी थी, ऐसे बार फोन करके सताती थी। लेकिन सर मुझे गाइडेंस बहुत अच्छी तरह करते थे, ये कर वो कर, तो मुझे तो कोच की जरूरत महसूस हुई तभी। तो आपका इसमें क्या अनुभव है वैशाली जी? अच्छा, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। मैं इसमें मेरे बचपन के कोचेस का नाम भी लेना चाहूंगी। मैंने खेल शुरू किया था जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तब मैं अहमदनगर में थी। वहाँ पे श्री गोडलकर सर ने मेरे साथ मलखाम शुरू किया। उसके बाद में स्कूलिंग के बाद कॉलेज में मैं पुणे में आ गई। पुणे में मैंने महाराष्ट्र मंडल से प्रैक्टिस करके पुणे से खेला है। वहाँ पे श्रीयुत यतीन केळकर सर हमारा प्रैक्टिस लेते थे, सो ही वॉज माई कोच इन पुणे। और अभी मैं मुंबई में हूँ, तो अभी मैं चेंबूर में जवाहर विद्या मंदिर सुनील गंगावने जी का जो सेंटर है वहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है कि अभी मैं ये देखती हूँ कि सब छोटे 5 साल से लेके 20-25 साल की लड़कियां जो अभी की नेशनल प्लेयर्स हैं वो सारी मेरे साथ में प्रैक्टिस करती हैं। लेकिन एक एज के साथ अपनी खुद को, अपने शरीर के साथ एक मैच्योरिटी आती है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमें कोच तो हमेशा एक उनका स्थान तो है ही, लेकिन इस उम्र में जो शुरू करते हैं उनको अपने शरीर के प्रति ज़्यादा मैच्योर होना और समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सिर्फ जो कोच कहे वो फॉलो करो। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो बॉडी की रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम होती है, और जब हम बड़े होते हैं 30+ इज स्टिल क्वाइट यंग। मैं अभी 48 साल की हूँ, तो मुझे मेरी आई कैन ओनली बी द पर्सन हु नोज माई बॉडी द बेस्ट। और ऐसा होना चाहिए कि मुझे मेरे शरीर के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या लिमिटेशंस है, वो जब मुझे पता होती है
तो मैं खुद को प्लान कर सकती हूँ। इसके आगे अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे ये करना है, तो बिल्कुल कोच का स्थान वहां पे आता है कि मुझे ये करना है, तो ये कॉन्फिडेंस मुझ में है क्या, ये चेक मुझे करना चाहिए इस उम्र में। जब हम बच्चे होते हैं तो ये करने की मैच्योरिटी हमारे ब्रेन में नहीं होती है, इसीलिए कोच जो कहता है वो हम करते हैं। लेकिन अब इस उम्र में अगर कोच कहे कि मुझे कुछ एलिमेंट करना है और मुझे भीतर से समझ में आ रहा है कि मैंने ये नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि वी शुड नॉट फोर्स आवरसेल्व्स। हमें कॉन्शियस डिसीजन खुद के लिए लेना ज्यादा जरूरी है। सही बात कही मैडम आपने। हम लोगों को खुद को डिसीजन लेना ही है, लेकिन हमारे साथ हमारे कोच को भी उतना ही पता चलता है कि हमारे बॉडी को देख के कि लोग ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए कोच, आपने बोला वैसे ही सही बात है कि कोच को उतना ही इम्तिहान है जितना मलखा में हम लोग सब लोग देते हैं। तो अगला सवाल अश्विन जी मैं आपको पूछना चाहती हूँ। आपने अभी कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, तो उसमें आपने कुछ नए एलिमेंट्स भी किए और बहुत प्रदर्शनीय सेट था आपका। तो कौन से एलिमेंट किए और उसके लिए कुछ अपने एक्स्ट्रा परिश्रम लिए हैं क्या? जी जरूर। मैंने आपको बताया, जैसे मेरे जब लॉकडाउन लगा था तब मैंने कैलिस्थेनिक्स जो है वो मैंने थोड़ा स्टार्ट किया था। कैलिस्थेनिक्स में इतना होता है कि अपने को सिर्फ अपना बॉडी कंट्रोल करना है, बाकी कुछ नहीं। तो ये मलखम्ब पे करना तो ऑब्वियसली नामुमकिन के जैसा था, लेकिन जब मैं फ्लोर पे करता हूँ तो मेरा मतलब जो स्टैंडिंग है वो करे, जो पोस्चर है वो मैं कंट्रोल करता हूँ। लेकिन जब मुझे मलखम्ब पे ये करने गया तो मुझे एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हुआ था, मैं एक्चुअली नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मलखम्ब पे तब प्रैक्टिस कंटिन्यूटी में गया, जब वापस से 2-3 बार मतलब हमेशा करता गया, तो मुझे ये एक्चुअली मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं मलखम्ब पे कर सकता हूँ। तो जब मलखम्ब पे मैं करता था तब जब मैंने आपको जैसे बता सकता हूँ कि मैंने कॉम्पिटिशन में जो स्टेट निकाला था उसके अंदर मैंने बोर्ड के ऊपर फिश किया हुआ है, तो फिश करके मैंने पुशअप किया था ट्राई, तो वो मैंने सेट में डाला हुआ है। फिर मैंने बोन को पकड़ के फ्रंट लीवर ट्राई किया था, जो वो ऐसा हुआ था कि फ्रंट लीवर मैंने जितना अपना रिंग जो होता है जिम्नास्टिक्स का, वहाँ उन लोग करते हैं रिंग्स पे, लेकिन मलखम्ब के ऊपर तो अभी तक किसी ने किया नहीं है, ना ही अपने रोप मलखम्ब पे भी किसी ने अभी तक ट्राई किया है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि सब जन ये ट्राई करे, कुछ नया एलिमेंट मलखम्ब पे आए कुछ, क्योंकि ये सब मलखम्ब अपने जो मलखम्ब करते हैं जितने प्लेयर, उनमें स्ट्रेन इतना अच्छा होता है कि वो बाकी लोगों से अच्छा अपन कर सकते हैं, लेकिन अपन मलखम्ब पे वो कभी ट्राई नहीं करते। तो मेरा ये एक ही मोटिव था कि मतलब कि सबके सामने आए और सब जन कर सके ऐसा, तो इसके लिए मैं कुछ नया करने का ट्राई किया। इसीलिए मैंने जो सेट निकाला उसके अंदर मैंने 3 ऐसे नए एलिमेंट दिखाए, जैसे कि बोन के ऊपर फिश, के बाद बोन को पकड़ के अपना फ्रंट लीवर, और उसके बाद जो अपना ह्यूमन फ्लैग है जैसे कि अपन हाथाचा फरारा करके अपन साइड में करते हैं, उससे मैंने वापस से उससे पुशअप किए हुए। तो ये सब एलिमेंट अपने मलखम्ब में और आना चाहिए, और भी नए तरीके से, ताकि वो आपका जो सेट होता है वो आप कुछ अलग तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने कुछ नया ट्राई करने का कोशिश किया, जिससे हर बच्चे मोटिवेट हो। बस यही मेरा उद्देश्य था इस कंपटीशन में उतरने के लिए। आपने बहुत ही अच्छा वो प्रेजेंट किया था और अपने सेट में वो एलिमेंट्स, और सबके लिए वो बहुत ही नए थे और सब एलिमेंट्स बहुत ही अच्छा लगा वो आपका सेट देख के। तो अगला क्वेश्चन मैं वैशाली जी आपको पूछना चाहती हूँ कि रूल बुक के हिसाब से नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स जो बच्चों की रहती है उसके लिए 4 मीटर की हाइट कंपलसरी होती है, उन लोगों को 4 मीटर पे जाना ही पड़ता है तो ही उसके पॉइंट्स उन्हें मिलते हैं। तो अपने जो भी कॉम्पिटिशन्स हुए थे और आगे भी हो जाएंगे 30+, 35+, तो आपको क्या लगता है कि उसमें भी वही नियमावली होनी चाहिए क्या 4 मीटर हाइट की? सिर्फ हाइट के बारे में अगर ये प्रश्न है तो हाँ, 4 मीटर का जो हाइट रिस्ट्रिक्शन या नियम है वो मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि एक मलखम्ब खिलाड़ी जो चीज 10 फुट पे कर सकता है वही चीज 15 फुट पे भी कर सकता है और वही चीज 18 फुट पे भी कर सकता है। आजकल हमारे पास में सेफ्टी मेजर्स ज्यादा है, क्रैश मैट्स है, तो मुझे ये नहीं लगता
लगता है कि जो चीज़ मैं 10 फुट पे करती हूँ तो मुझे 20 फीट पे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हाँ, शुरू में डेफिनेटली फियर होगा, लेकिन अगर मैं वहाँ तक जा सकती हूँ तो प्लेयर का कैसा होता है कि हर वक्त, मतलब जैसे मलखम्ब प्लेयर, स्पेशली मैं कहूँगी मलखम्ब या जिम्नास्टिक्स, इस तरीके के स्पोर्ट्स में, कि हमें हर वक्त जब हम आगे जाते हैं, मतलब हम कोई ना कोई फियर को दबा के उसके ऊपर उठते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा खुद का फियर 10 फुट तक है और मुझे 12 फुट पे जाना है, तो मुझे वो 2 फुट का फियर जो है उसको किल करना है। तो मुझे लगता है कि 4 मीटर का जो हाइट का नियम है वो रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात कही आपने कि 4 मीटर हाइट का प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग 4 मीटर हम लोग पहले से खेले हैं, तो हम लोग 4 मीटर हाइट आराम से अचीव कर सकते हैं। लेकिन अभी कैसे है कि नए लोग जिन्होंने कभी मलखाम किया नहीं है और एक 30 साल में स्टार्ट किया मलखाम, 25 साल में मलखाम की शुरुआत ही 25 साल से की है, तो उन लोगों को भी 4 मीटर की हाइट होनी चाहिए क्या? कि उनके लिए थोड़ा नियमावली थोड़ा सा शिथिल हो जाए तो पार्टिसिपेंट की संख्या और बढ़ सकती है। इसके बारे में आप क्या बोलोगे? हाँ, आप अगर इस हिसाब से ये प्रश्न पूछ रहे हो कि हम अगर हाइट रिस्ट्रिक्शन थोड़ा कम करेंगे तो जो नए पेरेंट्स हैं या जो नए लोग हैं वो 30 के बाद शुरू कर रहे हैं, तो उसमें भी ये है कि उसमें भी एक बिगिनर लेवल आएगा, उनका भी एक इंटरमीडिएट लेवल आएगा और वो भी एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पे नवोदित का कंपटीशन होता है, उस लेवल तक ये एज ग्रुप भी जाना चाहिए। क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे सेंटर में ही दीपिका पटेल करके एक मेरी फ्रेंड है, उसने कभी मलखम्ब खेला नहीं था, उसने कभी जिम्नास्टिक्स खेला नहीं था, रादर उसको उसका बेटा जब तक 5 या 8 साल का हो जाए उसको जिम्नास्टिक्स पता भी नहीं था। जब उसने बच्चे के साथ जिम्नास्टिक्स देखा और मलखम्ब शुरू किया, तो मेरे ख्याल से उसने उसकी 35 साल की उम्र में मलखम्ब शुरू किया और उसने भी पार्टिसिपेट किया था हमारे साथ ही। वो अभी 38 साल की है। इस तरीके के एग्जाम्पल्स बिल्कुल सामने आने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ थोड़ी आसान है। हमारी कितनी भी उम्र हो जाए, अपनी बॉडी मेमोरी रहती है, मसल मेमोरी रहती है। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया मैडम आपने कि जैसे बच्चों के लिए नवोदित होती है, वैसे बड़ों के लिए भी, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी मलखम्ब नहीं किया है, उन लोगों के लिए भी ऐसी कॉम्पिटिशन्स होनी चाहिए। तो शायद से और भी कोई ऋतुराज जैसे रहेंगे, वो भी ऐसे कॉम्पिटिशन का ऑर्गेनाइज करेंगे, तो वो लोग भी जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरह से अपना मलखम्ब भी और आगे जाएगा। थैंक यू वैशाली मैडम, बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है आपने। मैडम, और आपको कुछ कहना था? बिल्कुल बराबर है ईशा, मैं आपका ही मुद्दा बोलने वाली थी कि जो हम जैसे जो लोग हैं जो पहले मलखम्ब खेल चुके हैं और काफ़ी साल खेल चुके हैं, तो एक तरीके का एक्सपर्टाइज हमारे बॉडी में तब था, वो अभी भी हमारे ब्रेन में है और हमारे मसल मेमोरी भी है। तो कितने भी गैप के बाद हम एक मिनिमम लेवल का अचीवमेंट कर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस भी हम में रहता है और वो पॉसिबल भी है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं मलखम्ब खेला है बिल्कुल भी, भले उनका फिटनेस लेवल हो, लेकिन मलखम्ब उनके लिए नया है, तो मुझे लगता है एक बेनिफिट उनको मिलना चाहिए कि उन्होंने इस उम्र में मलखम्ब सीखना शुरू करने का सोचा। ये मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, और ये होगा ना तब मलखम्ब का प्रसार ज्यादा होगा, नहीं तो फिर से जो पहले खेले हुए हैं उतने ही लोग खेलेंगे। नियमावली में थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, नए नियम आए, तो जरूर मलखम्ब का प्रसार हो जाएगा और बहुत सारे नए खिलाड़ी मलखम्ब खेलेंगे। सही बात कही आपने। तो अगला सवाल मैं अश्विन जी आपको पूछना चाहती हूँ। हम लोगों के लिए जो नियम है वही नियम नए स्टूडेंट्स रहेंगे 30+ 35+ के, उन लोगों को भी सेम नियम चाहिए कि कुछ अलग नियम चाहिए? और रही बात डिग्री और डिफिकल्टी की, वो उसका थोड़ा नियम शिथिल करके कि आप फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉम्बिनेशन है, आपका प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, तो ये इस पे आप क्या कहना चाहते हो अश्विन जी? ईशा जी, जो अपना नियमावली है उसमें थोड़ा बहुत तो चेंजेस होना चाहिए है।
क्योंकि जो अभी अपनी अपनी उम्र है, जैसे अपनी 30 के ऊपर जो अपनी एज जाती है, तो अपना कहीं पे अपना बॉडी उतना साथ नहीं देता है। वहीं पे अपन कुछ कहीं पे थोड़ा बहुत स्लो हो जाते हैं, अगर अपन कुछ करने जाते हैं तो क्रैम्प वगैरह आना चालू होते हैं। तो अपने नियमावली में थोड़ा मतलब जैसा बैक बेंडिंग वगैरह होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होना चाहिए। और जैसे जैसे टाइमिंग का होता है, जैसे कि आप देखिए कि अबाउ 18 तक हम जितना हमको टाइमिंग होता है 90 मिनट का। तो 90 मिनट्स में आप कितना भी फास्ट कर सकते हो, लेकिन वही आपको टाइमिंग ज़्यादा 120 अपने को मिलता है। जब 2 मिनट का जो अभी ऋतुराज के कॉम्पिटिशन में उन्होंने हमें टाइमिंग रखा था कि आप थोड़ा बहुत उतरिए फिर वापस चढ़िए, तो ये कहीं पे अपने को थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी रेस्ट मिलती है, तो आप वापस कर सकते हैं। क्योंकि हम पहले जैसे अभी इसलिए फुर्ती ले, तो बेसिकली अपने नियमावली में ये चेंजेस होना चाहिए। क्योंकि 30+ के लिए थोड़ा बहुत नियम चेंज हो गए, टाइमिंग चेंज हो गए, तो कहीं पे जाके पार्टिसिपेशन बढ़ेंगे और वो जितना हो सके अपना प्रदर्शन दिखा सकेंगे। और जहाँ पे डिफिकल्टी की बात है, क्योंकि ऑब्वियसली ये 30+ के ऊपर हमें डिफिकल्टी के लिए कुछ करने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है। अगर कुछ हमें इंजरी हो गई तो पूरा अपने को स्टॉप होना पड़ता है, पूरा जो फैमिली अपने ऊपर चलता है, अपने पूरा वो थोड़ा स्टॉप हो जाता है कहीं पे। तो बेसिकली अपने को डिफिकल्टी जितना है उसमें भी कुछ नियमावली में चेंजेस होना जरूरी है। सही कहा आपने कि थोड़ा नियम शिथिल हो जाएगा तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स और बढ़ जाएंगे मलखाम में, और मलखाम का अपना गेम जो है वो अपने आप और विकास होगा मलखाम का। तो इसी तरह मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहती हूँ अश्विन जी। जो हम बच्चों में हम लोग देखते हैं बहुत सारी चूरस रहती है मार्क्स की। चलो अरे मुझे इतने मिले, आपको कितने मिले, वो लोग तो बुक, लेकिन में तो ऐसे नहीं होता है। सब लोग थोड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, थोड़े से मैच्योर्ड होते हैं। तो बड़ों की कॉम्पिटिशन्स भी ऐसे ही होनी चाहिए कि थोड़ी सी प्रदर्शनीय होनी चाहिए? इस बारे में आपका क्या बोलोगे आप? बड़ों की जो कंपटीशन होगी वो थोड़ी प्रदर्शनीय होगी तो अच्छा है। क्योंकि जब बचपन में हम जब पॉइंट्स के लिए हम लड़ते थे कि देखो कितना मिला, मुझे कितना मिला, हम इसके लिए लड़ते थे। लेकिन अब वो उम्र नहीं है। लेकिन अब जो है हम जब प्रदर्शनीय करेंगे तो उससे पार्टिसिपेशन तो बढ़ेगा, मतलब और मलखाम कहीं पे और आगे जाने की संभावना है, बहुत आगे तक जा सकता है। क्योंकि वो प्रदर्शनीय लेवल पे जब हम दिखाएंगे तभी जाके मलखाम को बहुत अच्छे लेवल पे इसको प्रदर्शनीय पे मिल सकता है, प्रसार ज्यादा हो सकता है। यस, हम लोग मलखाम बड़े लोगों के लिए थोड़ा प्रदर्शनीय होगा तो करने के लिए भी थोड़ा हम लोग एंजॉय ज्यादा कर सकते हैं कंपेयर टू बच्चों से। तभी थोड़ा कॉम्पिटिशन्स प्रॉपर रहता है। प्रॉपर मीन्स कॉम्पिटिशन्स है तो थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन बड़े लोगों के लिए थोड़ा प्रेशर नहीं होना चाहिए। जितना वो मलखाम एंजॉय करेंगे उतना उनके लिए भी अच्छा है और उनके सेहत के लिए भी अच्छा है। तो अगला सवाल मैं वैशाली जी आपको पूछना चाहती हूँ। हम लोग थोड़ा एज बढ़ जाता है तो हम लोगों में फैट परसेंट भी बढ़ जाते हैं, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं और बॉडी स्ट्रक्चर भी अपना बदल जाता है कंपेयर टू पहले से। पहले जैसे हम लोग इतने फिट भी नहीं रहते हैं और बॉडी स्ट्रक्चर भी अपना उतना नहीं रहता है। तो आपको क्या लगता है हम लोग जब भी रोप मलखाम के एलिमेंट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल शवासन है, निद्रासन है, तो जो बॉडी का बैलेंस रहता है तो थोड़ा स्टार्टिंग में हम लोगों को अनइवन लगता है, तो उसके बारे में आप क्या सलाह दोगे? तो वो कैसे मैनेज करना चाहिए? हाँ ईशा, जो तुम बोल रही हो वो बिल्कुल सच है। हमें बचपन से लेके बुढ़ापे तक बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल सब तरीके के चेंजेस हैं। और यही अपना बर्थ से एंड तक का जीवन है। अब इसमें हमें अपनी सेहत जो है वो अच्छी तरीके से अगर हम रखेंगे तो ये हमें अच्छी तरीके से जीवन जीने में बहुत मदद करेगी। ये सोच अगर हम सब रखते हैं तो ऑब्वियसली बचपन की बॉडी अभी नहीं होती है। तो तुम जो बोल रही हो कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं या मसल्स स्टिफ होते हैं या बोन्स का कैल्शियम कम होता है, ये सारी चीजें हम हर एक के जीवन में आएगी। और स्पेशली स्त्रियों के लिए अलग अलग स्टेजेस में, जैसे मेंस्ट्रुएशन सिस्टम का शुरू होना,
फिर उसके बाद में डिलीवरी होना, फिर मोनोपॉज का भी एक फेज आता है। ये सब चीजों में अगर हम किसी तरीके का खेल खेलते हैं तो ये सारी हम आसानी से पार कर सकते हैं। अश्विन जी, आपको आज का मलखाम कट्टा का सेशन कैसे लगा और आपका अनुभव इसमें क्या है, तो बताइए थोड़ा। ये पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे को मलखाम कट्टा का सेशन बहुत अच्छा लगा। तो मैं बहुत दिनों से मतलब मैं मलखाम कट्टे के हर सेशन देखता हूँ। तो मैं हमेशा सोचता था कि कभी तो मैं मलखाम कट्टा पे आऊँ और मैं अभी जो अचीवमेंट किया उसके थ्रू मैं अब आ पाया हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मलखाम कट्टा पे मेरे जो दोस्त है गणेश देवकर, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप आइए मलखाम कट्टा पे और आपके कुछ विचार मानिए। तो वह बहुत खुशी है मुझे कि मलखाम कट्टा ने मुझे जो अवसर दिया है। महेश सर और गणेश सर, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और मैं सिर्फ जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर मलखाम पे चढ़ना चाहते हो, मतलब कुछ आगे करना चाहते हो, अभी जो अपनी उम्र है 30 के ऊपर, तो हम कहीं पे जाके अपना जो वजन होता है हमको उसको लिमिट में रखना है। क्योंकि हम अगर लिमिट में रखेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप देखिए किसी एक जानवर में एक हाथी है, उसका वजन बहुत है लेकिन वो चलता बहुत स्लो है। अगर उसी की तरह आप दूसरा जानवर देखेंगे जो चीता है, वो बहुत ही रफ्तार से जाता है। तो वहीं से अपने को भी कहीं पे 30 के उम्र के बाद अपने को कहीं पे अपना एज, मतलब अपना जो वजन है, तो थोड़ा बहुत अपने को कंट्रोल में रखना है ताकि हम थोड़ी बहुत फुर्ती अपने में ला सकते हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ। और मेरा और एक लक्ष्य है कि अबाव 18 में मैं फिर से खेलूँ कि, लेकिन जो टांगटा और रोप मलखाम है थोड़ा फिलहाल थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं जरूर उसका सराव करके उसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। बस यही कह के मैं मलखाम कट्टा से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अश्विन सर, आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। आप अभी यहाँ से जाते जाते एक मलखाम प्रेमियों को, मलखाम खिलाड़ियों को एक अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हो कि अभी आप भी अबाउ 18 में रोप और मलखाम करना चाहते हो, तो जरूर आपको ऑल द बेस्ट। आपने इतना, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है तो आप उसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से पार्टिसिपेट लोगे। इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू अश्विन सर। वैशाली जी, आपको आज का मलखाम कट्टा का सेशन कैसे लगा और आज का आपका अनुभव क्या है, तो हम लोगों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए। मलखाम कट्टा के जरिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अभी जैसे हम सबको पता है कि अबाउ 35 के कॉम्पिटिशन्स MFI की तरफ से भी होने की कोशिश हो रही है। अब लड़कियों के लिए पोल मलखाम का जो इंट्रोडक्शन किया है बाकी सारे एज ग्रुप्स के लिए, जूनियर एज ग्रुप्स के लिए और अबाउ 18 के लिए, लेकिन इस तरीके का पोल मलखम का कंपटीशन अगर सीनियर लेवल पे भी महिलाओं के लिए आता है तो कितनी महिलाएं इसके लिए तैयार होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक अलग तरीके का अनुभव इस उम्र में हम कुछ नया सीखेंगे। हमारे खेल का ही है लेकिन वो हमने हमारे एज में कभी किया नहीं है। तो जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ कि रोप मलखम किसी भी उम्र में किया जा सकता है, मुझे पर्सनली लगता है कि पोल मलखम भी हमें शुरू करना चाहिए और वो भी हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं। तो मलखम कट्टा के जरिए मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी भी उम्र में आप ये शुरू कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मलखम कट्टा में आपने बुलाया और उस जरिए में ज्यादा लोगों तक पहुंच के मलखम के लिए थोड़ा सा कुछ प्रचार कर पाई। और अगर एक जना भी इस मुलाकात के थ्रू इंस्पायर होता है तो वो मेरे लिए बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका ये सेशन बहुत ही प्रेरणादायक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना मौल्यवान समय मलखम कट्टा को दिया। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं अश्विन जी आपको और वैशाली जी आपको भी। थैंक यू सो मच। और इन्हीं के साथ हमारे श्री विलेपार्ले व्यायामशाला के जो अध्यक्ष है पराग जी अयवनी, उनको भी हम लोगों को बहुत ही सपोर्ट रहता है, तो उन्हें भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और हमारे मलखाम कट्टा के जो इसी विचार के साथ मलखाम कट्टा चल रहा है, ऐसे हमारे महेश अटाये सर और गणेश देवरुकर सर, इन लोगों की वजह से जो आज मलखाम कट्टा हम लोग देख रहे हैं, उन लोगों को भी थैंक यू सो मच। ऐसे ही मलखाम कट्टा हमारा आगे जाए और मलखाम का विकास और प्रचार ज्यादा से ज्यादा हो जाए।
थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे ही समाप्त हुआ, ये मैं घोषित करती हूँ। थैंक यू। जय हिंद।